नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में लगातार आपसे जुड़े जो विषय हैं उनको हम शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में और इस विषय के हर एक पहलू पर चर्चा करते हैं हमारे विशेषज्ञ। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज हम विचार विमर्श करेंगे प्रसंस्करण से दूध कमाए दौलत। जी हाँ, किस तरीके से अगर हम दुग्ध क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पर प्रसंस्करण जो है कितना फायदे का सौदा साबित हो रहा है हमारे किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत दुनिया में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। सन 2013-14 के अनुसार हमारे देश में दूध का कुल उत्पादन 137.6 मिलियन टन हुआ। दुनिया के दूध उत्पादन में भारत का हिस्सा 18% है। भारत में औसतन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धि प्रतिदिन के अनुसार 302 ग्राम है, जबकि प्रगत देशों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से 831 ग्राम है। 2007 की गणना के अनुसार भैंसों से उपलब्ध दूध 105.3 मिलियन टन और गायों से उपलब्ध दूध 199.1 मिलियन टन था। दूध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। 23,329.55 हजार टन का प्रतिवर्ष उत्पादन है। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा का क्रम आता है। हमारे गांव के 70 मिलियन किसान अर्थात 7 करोड़ परिवार दूध व्यवसाय के उत्पादन से जुड़े हैं। कुल दूध उत्पादन का 55% भाग हम भारतीय स्वयं ही इस्तेमाल कर लेते हैं। शेष 45% दूध का प्रोसेसिंग होता है, जिससे अनेक प्रकार की खाद्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि घी, दही, मट्ठा, मावा और रबड़ी जैसी स्वादिष्ट मिठाइयां। तो देखा आपने किस तरीके से प्रसंस्करण की अगर बात की जाती है, ना सिर्फ इससे मूल्य संवर्धन होता है, बल्कि हमारे जो किसान हैं, हमारे जो पशुपालक हैं, उनकी आय भी दोगुनी होती है हमें नज़र आती है। सरकार की हमारी कोशिश यही है कि हमारे जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनकी आय दोगुनी हो सके और उसी के लिए अगर प्रसंस्करण की हम बात करते हैं तो ये भी एक अच्छा प्रयास माना जा सकता है। इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है और अलग अलग अगर किसानों की बात की जाए, पशुपालकों की बात की जाए, तमाम सहकारिताएँ हैं जो सब मिलकर कोशिश ये कर रही हैं कि जो हमारा पशुधन है वो बरकरार रहे और उससे हमारे जो पशुपालक हैं उनको मुनाफा मिलता रहे। आज इस कार्यक्रम में, जैसे हमने आपको बताया, विचार विमर्श में जो हमारा विषय है वो यही है, प्रसंस्करण से दूध कमाए दौलत। इस पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ खास विशेषज्ञ जो हैं आज स्टूडियो में, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस के भल्ला जी, दुग्ध प्रसंस्करण विशेषज्ञ हैं और लगभग 37 साल से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लगातार जो पशुपालक हैं, किसान हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे, किस तरीके से अगर आप पशु रखते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। सिर्फ आपको उनसे दूध नहीं मिलता, बल्कि और भी कई उत्पाद हैं जो आप तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई नामी जो कंपनियां हैं उनसे जुड़े रहे हैं। तमाम सहकारिताओं की अगर बात की जाए जो दुग्ध क्षेत्र में सबसे आगे हैं, उनसे ये जुड़े रहे हैं और कोशिश आज हमारी यही होगी इनका जो अनुभव है उसको साझा करें और जानकारी इनसे ले सकें। इसके साथ साथ हमारे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, परियोजना निदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर सिंह से हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, अगर अब तक बात की जाए, क्योंकि श्वेत क्रांति की अगर हम बात करते हैं उसको सब जानते हैं, लेकिन अब एक क्रांति की शायद फिर से यहाँ ज़रूरत है और इसके लिए हमारी सरकार किस तरीके से प्रयासरत है, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, ना सिर्फ डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि इस क्षेत्र में अगर प्रसंस्करण को भी हम जोड़ते हैं तो इससे हमारे किसानों को कितना मुनाफा मिल सकता है। इसी के साथ साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में एक और खास मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बलबीर सिंह बेनीवाल जी। डॉक्टर बेनीवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डेयरी प्रौद्योगिकी में प्रोफेसर हैं डॉक्टर बेनीवाल। इनसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह की तकनीक जो है उसका इस्तेमाल अब डेयरी क्षेत्र में भी हो रहा है, और सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि जानकारी जो है लगातार जो हमारे किसान हैं, पशुपालक हैं, उनको दी जाती है जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। और इसी के लिए जो प्रसंस्करण है एक अच्छा, हम मान सकते हैं एक अच्छा विकल्प है जिसके ज़रिए वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत करें, डॉक्टर बेनीवाल आपके पास ही मैं आना चाहूँगा। अगर हम बात करते हैं प्रसंस्करण की, दूध
कि यहाँ पर अगर दूध में अगर हम प्रसंस्करण करते हैं हमारे किसानों को फ़ायदा पहुँचता है, पशुपालकों को फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन अगर एक शुरुआत की बात की जाए तो कब आखिर ये शुरुआत हुई? दुग्ध क्षेत्र में जो प्रसंस्करण है कैसे शुरू हुआ? देखिए, दुग्ध क्षेत्र में प्रसंस्करण कहें या प्रोसेसिंग कहें, वो विशेष रूप से तो 1990 के बाद शुरू हुआ, क्योंकि उस वक्त हमारी मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गई थी जी। आज़ादी के समय हमारी जो दुग्ध का उत्पादन था वो केवल 17 लाख मीट्रिक टन था, जो कि 90 के आसपास जाके बहुत ज़्यादा हो चुका था जी। और ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम्स आए जिन्होंने इसके अंदर बहुत अहम रोल अदा किया। एक क्रांति देखने को मिली, हम एक क्रांति देखने को मिली। जी। इसमें दुग्ध उत्पादकों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जोड़ा गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज फिर मिल्क यूनियन से जुड़ी और मिल्क यूनियन जो है वो फेडरेशन से जुड़ा जी। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरे रूप में फुल स्विंग जिसको कह सकते हैं ये 1990 के बाद से ही शुरू हुआ, लेकिन अब जो है ये काफी आगे बढ़ चुकी है और हमारे दूध का एक कंसीडरेबल हिस्सा, अहम हिस्सा जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर इसको लेके प्रोसेस कर रहा है। बिल्कुल, तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है देखिए उस पर लगातार काम हो रहा है प्रसंस्करणों को लेकर, कितना वाकई ये काम हुआ है। डॉक्टर भल्ला, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि डॉक्टर बेनीवाल ने हमें बताया कि 90 के दशक की अगर बात उसके बाद की बात करें तो तब एक शुरुआत जो है हमें देखने को मिली, लेकिन अभी अगर हम देखें लगभग 26-27 साल हो चुके हैं और अब आपको कितना जो एक अंतर है वो यहाँ नज़र आता है जब शुरुआत हुई थी और आज किस मुकाम पर आप देखते हैं दुग्ध क्षेत्र में प्रसंस्करण को? सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि हम जब ये बात की जिक्र करते हैं जी, तो हम छोटा सा अपनी एक सोसाइटी को, हम सोशियोलॉजी को भी देखें कि एक समय जब सारा हमारा जो ज़्यादातर जो हमारे लोग थे वो गांव में रहते थे जी। और जो गांव में जो दूध उत्पादन होता है उसका लगभग आधा जो है, मतलब 50% दूध अपने काम के लिए इस्तेमाल होता था, वो आज भी वही चीज़ जारी है। यानी घर में खपत घर में ही उसकी खपत हो जाती थी। उसके बाद जो थोड़ा दूध बचता था उसको आसपास के शहरों में लोग ले जाया करते थे, ग्वाले या उसको दूध बेच दिया करते थे जी। बाकी जो थोड़ा बहुत दूध बच जाता था तो अगर आप देखें तब भी हमारे पास ये नहीं कह सकते थे कि प्रसंस्करण नहीं होता था, तब भी प्रसंस्करण होता था जी। गाँव में जो खोआ बनाया जाता है जो शहरों में आता है, क्योंकि दूध जो बच गया उसको आप क्योंकि दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आज आपने रखा तो खराब हो जाएगा जी। तो उसका एक सबसे अच्छा इस्तेमाल हमारे गांव वालों ने किया कि उसका खोआ बनाना शुरू कर दिया। जब खोआ बनाया तो उस दूध की लाइफ जो है, एक तो सब इकट्ठे हो गए उसके सॉलिड्स, पानी उड़ गया और ये खोआ ले जा करके वो शहरों में बेचते थे। इसी खोए से लेकर के तरह तरह की हमारे यहाँ जो मिठाइयाँ बनती हैं आज, अब आप देखिए बंगाल में चले जाइए तो उसका खोआ के बजाय उसको छेना बनाया करते थे, नॉर्थ में चले जाएंगे तो उसको खोआ बनाते थे, खोआ से मीठे से बन करके मिठाइयाँ बनती चली जाती थी। बिल्कुल। तो किसी भी प्रोडक्ट का जो गांव में होता है उसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी होता है कि जब वो प्रोडक्ट बच जाए तो उसका आगे क्या करें, नहीं तो उसको आपको खराब हो जाएगा। तो ये प्रसंस्करण तब से शुरू हुआ। इसके सामने एक हम 5 सेकंड के लिए ये बात करते हैं कि विदेशों में क्या होता था जी। विदेशों में क्योंकि वहां पर ठंडा इलाका था तो वो उसी से चीज़ बनाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी है और वो प्रोडक्ट हम बना के रख सकते हैं कि जिसमें हमारी गर्मी बर्दाश्त कर सके जी। जो थोड़ा बहुत दूध बच गया उसका अलग बटर बना लेते थे। बटर रखेंगे तो बटर की आप उसको लंबे टाइम तक रख सकते थे। तो हमारे लोगों ने एक जानकारी बनाई कि हम इसको बटर को कैसे लंबे समय तक रख सकते हैं, उसका घी बना लिया। अब घी जो है आप उसको देखें तो वो 24 महीने तक भी रह सकता है। बिल्कुल, यानी जानकारी मिलती रही हमारे जो पशुपालक किसान हैं और वो लगातार और आगे उसको उसमें आगे करते रहे। अब ये धीरे धीरे जब ये दूध इतना बढ़ गया कि अब ये छोटी छोटी चीजें नहीं रह सकती थी जी। तो एक समय में ऐसा था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में मुश्किल से 10 या 15% दूध की खपत होती थी जी। धीरे धीरे, जैसे कि डॉक्टर बेनीवाल ने बताया, 91 में जब इंडस्ट्री ग्रो हुई तो यहाँ पर हमारे पास कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ साथ अब प्राइवेट सेक्टर ने भी आना शुरू कर दिया जी। जो प्राइवेट सेक्टर लगे उनको भी लगा कि अब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। आज ये स्थिति है लगभग जी कि जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन होता है उसकी 35% जो दूध है वो प्रोसेसिंग होता है। बिल्कुल, 35% जो है वो प्रोसेसिंग यानी और उस 35 में से जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है करीब 20% जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये है कि जो एक बड़ी कंपनी है दूध लेते हैं उसको प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसको मार्केट करते हैं। बिल्कुल, ये एक पूरा तरीका आप हमें बता रहे हैं, इसको और विस्तार से हम जानेंगे। डॉक्टर रामेश्वर सिंह, आपके पास में आना चाहूँगा। अगर बात की जाए
सरकार के प्रयासों की, क्योंकि जिस स्तर पर हम पहुँचे हैं, जिस मुकाम पर हम पहुँचे हैं, जो डॉक्टर भल्ला अभी हमें बता रहे थे, किस तरीके से लगातार जो सीढ़ियाँ हैं वो हमारे पशुपालक चढ़ते गए, सहकारिताएँ आई, तमाम मदद दी गई। लेकिन अगर शुरुआत की हम बात करते हैं, ऑपरेशन फ्लड की हम बात करते हैं, शायद उस वक्त इतनी जो गति मिली है दुग्ध क्षेत्र में, ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। 3 फेज़ में सरकार ने ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को शुरू किया जी। और ऑपरेशन फ्लड की जो मुख्य मुद्दा था कि कंज्यूमर्स को कैसे दूध मिल पाए। तो पहले हमारा जो स्कैटर्ड मॉडल हम कहते हैं इसको, कि ये दूर दराज में छोटे छोटे किसानों के द्वारा ही दूध पैदा किया जाता है जी। तो उसको संग्रहित करके और बड़े शहरों में कंज्यूमर तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। तो ये हुआ कि मिल्क शेड डेवलप किए जाएं जो कि पेरी अर्बन एरिया में हों, जो बड़े शहरों के पास में ही दूध उत्पादन हो, दूध को ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े जी। और उसके साथ साथ उसको पैकेजिंग करके, पास्चराइज करके, कुछ प्रोडक्ट्स भी बना के आगे कंज्यूमर को दिया जाए, जिससे कि लोगों को दूध आसानी से मिल सके जी। तो इस मॉडल के बाद जो आगे डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, हम इस पर निर्भर नहीं रह सकते, शहर फिर आगे बढ़ जाते हैं और जो पेरी अर्बन एरिया है वो अर्बन में कन्वर्ट हो जाता है जी। और सही में दूध उत्पादन करना है तो दूध गांव में ही पैदा होगा। और इसको आगे सरकार ने बढ़ावा दिया है कि हमारा निरंतर दूध का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़े, उसके साथ साथ जो कंज्यूमर हैं उनको भी अच्छे उत्पाद मिलें और ठीक रेट पे मिलें जी। ये नहीं कि कभी गर्मियों में तो बहुत महंगा मिल रहा है, सर्दियों में एकदम वो सस्ता हो गया, तो कंज्यूमर भी और किसान भी दोनों को नुकसान होता था इसका जी। और तीसरा जो उनका ये था कि किसानों को इसका लाभ मिले, बिल्कुल, जो फेयर प्राइस है, जो सपोर्ट प्राइस है एक किस्म से, जी। ताकि ये सस्टेनेबल ही नहीं एक फ़ायदे का सौदा बने डेयरी उद्योग। जी। तो इस तरह के प्रयास काफ़ी सफलता उन्होंने हमें दिलवाई और हिंदुस्तान देखते देखते दुनिया के नंबर 1 पर पहुंच गया, चोटी पर पहुंच गया है वार्षिक दूध उत्पादन में। बिल्कुल। और अब हम दूध तो उत्पादन कर रहे हैं लेकिन प्रसंस्करण में अभी भी पीछे हैं। प्रति पशु जो दूध उत्पादन है उसमें भी काफ़ी गुंजाइश है अभी जी। क्योंकि पशुओं की संख्या ज़्यादा है और प्रति पशु जो दूध उत्पादन है उत्पादकता काफ़ी विश्व की जो औसत पैदावार है उससे भी कम है। जी, पृथ्वी पशु उत्पादकता यानी दुग्ध उत्पादन जो है वो हमारा काफ़ी कम नज़र आता है। डॉक्टर बेनीवाल, आपसे जानना चाहेंगे इसके पीछे क्या कारण है? मैं जो ये डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने बात बताई उसका समर्थन करूंगा, क्योंकि शुरू में जो पेरी अर्बन एरिया की इन्होंने कंसेप्ट दी जी। तो सबसे पहली डेयरी जो स्थापित की थी भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर में, वो दिल्ली मिल्क स्कीम शुरू की थी और दूध जो है उसी मेट्रो के, दिल्ली के आसपास के इलाके से ही चिलिंग सेंटर बनाए थे। फिर जैसा कि इन्होंने बताया कि ये स्कीम ज्यादा नहीं चली क्योंकि शहर तो बढ़ते गए, तो वो दिल्ली मिल्क स्कीम के भी चिलिंग सेंटर इसीलिए बंद हो गए। और फिर ये दूर दराज के गांवों से भी दूध को खरीदने का, प्रोक्योर करने का सिस्टम बनाया गया। जी, जैसा डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने हमें बताया कि जो हमारा प्रति पशु दुग्ध उत्पादन की हम बात करते हैं वो कम नजर आती है, लेकिन अगर और उत्पादन होगा तो कहीं ना कहीं जो प्रसंस्करण का एक दायरा है जो अभी तक 35% है उसमें भी शायद हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जरूर मिल सकती है। ये जो इन्होंने बताई है कि पहले हमारा प्रसंस्करण था, भल्ला साहब ने बताई, बिल्कुल ठीक बताई, ये लोकल स्तर पर होता था। जैसे कि उस वक्त मान लीजिए खोआ बना लिया, गांव में कुछ किसानों ने इकट्ठे हुए और जो पास का 10-15 किलोमीटर पे जो भी कोई कस्बा या शहर है तो उस मंडी में ले जाके उन्होंने बेच दिया, क्योंकि उस वक्त दूध ही नहीं था। जब हम आजाद हुए तो प्रति व्यक्ति जो दूध अवेलेबल था वो शायद 1 छटाक के आसपास था, समझो 50 ग्राम कहो। आज जो हमारा प्रति व्यक्ति दूध जो अवेलेबल है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, वो 335 ग्राम के लगभग है। तो हमारी जनसंख्या बढ़ने के बावजूद जो है अवेलेबिलिटी ज्यादा हुई है और जो डिस्पोजेबल सरप्लस दूध है किसान के पास वो बढ़ा है। दूसरी जो आपने मुझसे पूछा कि किस जो हमारे पशु हैं वो कम दूध देते हैं, जी बिल्कुल ये बात ठीक है। हमारे पशु जो हैं इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी प्रति पशु जो दुग्ध उत्पादन है क्षमता बहुत कम है। जी 2-3 दशक पहले तक केवल 20% गायें ऐसी थी हमारे हिंदुस्तान में जो 2 किलो से ज्यादा दूध देती थी। आज वो संख्या बढ़ चुकी है।
इसी तरह से भैंसें भी थी, उनमें 20% भैंसें ऐसी थी जो 2 किलो दूध से कम ही देती थी। जी। तो अभी जो ये क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम चले, इन्होंने जो विदेशी नस्लें हैं उनके साथ हमारे अपने पशुओं को क्रॉस ब्रीड किया, तो उससे अब जो पशु आ रहे हैं उनकी अक्षमता कुछ बढ़ी है और गाय की जो उत्पादकता है विशेष रूप से वो ज्यादा बढ़ी है। बिल्कुल, दुग्ध उत्पादन यानी क्षमता जो है वो पहले के मुकाबले जाहिर तौर पर उसमें बढ़ोतरी हमें नजर आती है। डॉक्टर भल्ला, आपसे मैं जानना चाहेंगे प्रसंस्करण की अगर हम बात करते हैं, जो आपने हिस्सेदारी बताई जो मात्र 35% है, इसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है? कैसे जो और पशुपालक हैं उनका रुझान किया जाए प्रसंस्करण की तरफ? मुकुल, ये बड़ी अच्छी बात है। ये अभी देखिए जो चर्चा हुई है सारी मिलाकर के, जी, डॉक्टर बेनीवाल ने, डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने, आप इसमें देखिए 2 बातें मुख्य आई हैं। डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने बड़ी अच्छी बात की, सूझबूझ की, जिसको मैं आगे ले जाऊंगा कि हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में दूध इस तरह से उत्पादन होता है जी, कि जो समर पीरियड है जिसको हम गर्मी का काम कहते हैं, उसमें दूध का उत्पादन कम हो जाता है जी। उसके बनिस्बत जो सर्दियों के दिन होते हैं उसमें दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसका कारण ये है कि हमारे में क्योंकि भैंसें ज़्यादा होती हैं और भैंसें इस तरह से ब्रीडिंग होती है उनकी कि सर्दियों के दिनों में वो उनकी ग्यावन ज़्यादा होती हैं और वो जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है जी। लेकिन जो हमारी ज़रूरत है वो सर्दियों और गर्मियों में एक बराबर रहती है। बिल्कुल। तो अभी जो इस तरह का जिक्र आया कि अगर हमारे पास प्रसंस्करण नहीं होता तो हम जो सर्दियों में दूध ज्यादा है उसमें 2 चीजें हैं। एक तो दूध ज्यादा है यानी आप उसकी कीमत कम हो गई, बिल्कुल, तो किसान को नुकसान हुआ। तो जब प्रसंस्करण बढ़ गया तो उससे ये रिलेटेड है कि प्रसंस्करण बढ़ने के साथ आपने दूध का स्किम मिल्क पाउडर बना लिया, बटर बना लिया, घी बना लिया और इस तरह के उत्पाद बना लिए जिनको आप गर्मियों में लिक्विड मिल्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आपने अगर स्किम मिल्क पाउडर है तो आप उसको घोल भी सकते हैं अगर आपके पास दूध की कमी है तो, या अगर आपको किसी और चीज की जरूरत है, घी की जरूरत है, तो आप बटर से बना सकते हैं, बटर रख सकते हैं जी। तो ये प्रसंस्करण जब से शुरू हुआ तो ये जो आपने जो आज का जो टॉपिक लिया है कि भाई अगर हम प्रसंस्करण करते हैं तो दूध से फायदा होता है जी, बिल्कुल। इसमें हम सिर्फ, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा जी, अगर समय है जी, तो वो ये है कि किसान के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि दूध वो जितना पैदा करता है उस दूध को हम खरीदने के लिए तैयार हैं एज एन इंडस्ट्री। उसको कभी भी ये सोचना नहीं पड़ता कि भाई मेरा सर्दियों में दूध नहीं बिकेगा या गर्मियों में होगा जी। अब रही बात इस चीज की कि किसान इससे कैसे फायदा उठाए, तो ये हम इसमें बारे में बाद में बात करेंगे। एक बार आप डॉक्टर रामेश्वर सिंह से बात करें किसान कैसे फायदा इससे उठा सकते हैं और वो कौन सा रास्ता है जो कहीं ना कहीं हमारे जो पशुपालक हैं, किसान हैं, उनको लेकर जाता है जिससे वो ना सिर्फ इस प्रसंस्करण के रास्ते पर चल सकें बल्कि अपनी आय को दोगुना करें और दूध क्षेत्र में जो पशुधन की हम बात करते हैं, पशुधन का जो एक अर्थ है उसकी भी सार्थकता हमारे जो पशुपालक हैं वो कर सकते हैं। वो तमाम जो पहलू उन पर हम चर्चा करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं प्रसंस्करण से दूध कमाए दौलत। जी हाँ, हमारे जो किसान हैं, जो हमारे पशुपालक हैं, कैसे वो अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं प्रसंस्करण से, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ें, आइए उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। स्वच्छ दूध के उत्पादन के लिए आवश्यक है कि दूध के उत्पादन के दौरान हर हालत में दूध का रखरखाव सही ढंग से पूरा किया जाए। पशु का पूरी तरह से स्वस्थ और किसी भी तरह की बीमारी से दूर रहना स्वच्छ दूध के उत्पादन में काफी सहायक होता है। दूध और उससे बनी चीजों का गोदामों में रखरखाव, परिवहन व्यवस्था, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने और पैकेजिंग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले दूध को 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना चाहिए और इसी तापमान पर आधे घंटे तक रखना चाहिए। इसके बाद जीवाणु और अति सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए इसे 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि दूध हमेशा दूषित पानी, धूल, मक्खी से दूर रहे और इसे केवल विशेष प्रकार से तैयार किए गए पंप और यंत्र के द्वारा ही संभालना चाहिए। दूसरी अवस्था पैकिंग है।
इस काम के लिए आसपास की जगह साफ और जीवाणु से मुक्त होनी चाहिए। पैकिंग विभाग भी हवादार, मक्खी और कुतरने वाले कीड़ों से मुक्त होना चाहिए। पैकिंग कार्य में इस्तेमाल होने वाली मशीन और यंत्र को भी पैकिंग शुरू करने से पहले और बाद में हमेशा निष्किटित करना चाहिए। पैकिंग का सामान धूल से जरूर मुक्त हो और इसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। उपकरण साफ सुथरे और जीवाणु से मुक्त हो। पैकिंग कार्य के लिए कर्मचारियों का सफाई पसंद होना भी आवश्यक है। साफ सुथरे पैकिंग कार्य के लिए साफ वर्दी, दस्ताने और अन्य बचाव की चीजों को पहनना चाहिए। ताप का क्या प्रभाव होगा? कम से कम दिनों तक वो पदार्थ सही हालत में उपयोग लायक होगा। उसकी तिथि और इकट्ठा रखने की अवस्था, इन सभी चीजों का विवरण दुग्ध उत्पादन के लेबल यानी चिप्पी पर जरूर होना चाहिए। दूध और उसके पदार्थों को बाजारों में भेजने से पहले उन्हें गोदामों में रखना चाहिए। उसे पैक कर साफ और कीटाणु से मुक्त स्थिति में भेजा जाता है। फिर घरेलू उपयोग के लिए ये सही रहता है। तो जाना आपने किस तरह की तकनीक जो है वो अब आ चुकी हैं, जिससे हमारे पशुपालक, हमारे किसान प्रसंस्करण की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ तकनीक का ज्ञान होना ज़रूरी और जानकारी जो हमारी सरकार लगातार दे रही है वो माध्यम भी जानना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर रामेश्वर सिंह, आपके पास मैं आना चाहूँगा। अगर बात की जाती है तकनीक की, हम बात करते हैं, और उससे पहले बात ये कि खासतौर से जो किसान है खुद से शायद एक कदम उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन हमारी जो सरकार के प्रयास कहें, सहकारिताएँ जो हैं वो लगातार उनकी कोशिश ये रही कि किसान के पास जाएँ, फिर चाहे उनको गाँव में जाना पड़े, वहाँ कलेक्शन सेंटर जिस तरीके से शुरुआत हुई, उसके बाद थोड़ी सी आसानी हमारे किसानों को ही, पशुपालकों को ही, और रुझान जो उनका जिस तरीके से रहा, अब परिणाम हमारे सामने हैं। लेकिन किस तरीके से जो एक सहकारिताएँ हैं उनकी भूमिका रही इस दौर में? डेयरी उद्योग जो है उसको विकसित करने में सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है जी, क्योंकि जो औद्योगिक प्रक्रियाएं उसमें काफ़ी लागत आती है। एक उद्योग को स्थापित करने के लिए कोई फार्मर्स के बस की बात नहीं है कि वो इतना पैसा इन्वेस्ट करें। उनके पास में जो पर्याप्त धनराशि है वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े उद्यमी ही लगा सकते हैं। तो कोऑपरेटिव में ये हुआ कि किसानों को उसमें सदस्य बनाया गया और उनकी जो दूध है उसकी जो कीमत है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल पाए जी। और इसमें क्योंकि प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उद्योग लगाया गया, डिमांड को लगातार मेंटेन करने के लिए, ताकि कभी भी ऐसा ना हो जैसे बल्ला साहब कह रहे थे कि किसान खड़ा है और उसका दूध खरीदने वाला कोई नहीं है जी। तो जब से ये क्षमता बढ़ी है प्रोसेसिंग की, तब से किसानों को मार्केट मिल गई है। बिल्कुल। और मार्केट का लगातार अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। इसमें फिर जो उत्पाद बन रहे हैं उसमें एक्सपोर्ट की संभावना भी खुली है जी। भारत में, जैसे मैंने बताया अभी के केवल सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं, एक एक्सपोर्टर भी धीरे धीरे उभर रहा है। जैसे आपने गांव का भी यहाँ जिक्र किया कि वहाँ भी इस तरह की सुविधाएं अब मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन एक जो पशुपालक है जो गांव में है, जिसके पास शायद उतने पशु नहीं हैं, कम पशु हैं, वो कैसे प्रसंस्करण की तरफ बढ़ सकता है? देखिए, छोटे स्तर पे प्रोसेसिंग जो है उसमें हमारे इंडिजिनस जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, घरेलू उत्पाद हैं, उन्हीं की मार्केटिंग अच्छी तरह से की जाए। अगर मेरे पास 2 पशु हैं, मैं थोड़ा दूध है उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं ले सकता। बिल्कुल। तो ये है कि हम मिलके एक ग्रुप बनाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहे हैं कई जगह, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बन रहे हैं, जिससे वो अपना दूध इकट्ठा करके उसमें एक मिनी डेयरी स्थापित कर सकते हैं। या जैसे पनीर बनाना, उसमें आइसक्रीम बनाना, घी बनाना, मक्खन बनाना, ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं है, बहुत महंगी मशीनरी या प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है जी। छोटी इकाइयाँ लगाकर ये सारे काम हो सकते हैं। लेकिन क्या खोए का भी जिक्र किया था, किस तरह की मदद की जाती है? मिनी डेयरीज के लिए मदद है, पशु खरीदने के लिए मदद है, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी मदद दी जा रही है। बिल्कुल। इसमें केंद्र के माध्यम से जो सहायता राशि जाती है सरकारों को, तो आप अपने कृषि अधिकारी या डेयरी विकास अधिकारियों से मिलके उन सभी योजनाओं का पता कर सकते हैं। और इनमें पशु का बीमा भी शामिल है और पशु खरीदने के लिए
उस पर सब्सिडी भी है। बिल्कुल, तमाम योजनाएं जो हैं हमारे सामने भी हैं। ई पशुधन हाट की अगर हम बात करते हैं या इसके साथ साथ पशु बीमे की अगर हम बात करते हैं, ये तमाम इस तरह की सुविधाएं हैं जिससे हमारे जो किसान हैं या हमारे जो पशुपालक हैं उनमें और ज़्यादा विश्वास आ सके कि वो और इस क्षेत्र को और बढ़ा सकते हैं। यानी पशुपालन जो है वाकई उनके लिए पशुधन से कम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर भल्ला, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि डॉक्टर सिंह ने हमें बताया कि एक गाँव में जो किसान हैं वो भी समूह बनाकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम थोड़े से और अलग स्तर पर ले जाएँ, बड़े पैमाने पर ले जाएँ, क्योंकि हमारे किसान जो हैं, पशुपालक जो हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह की तकनीक जो है जो अब वर्तमान समय में जिसका प्रयोग किया जा रहा है? इसके लिए देखिए 3-4 चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि जब कोऑपरेटिव्स भी बनी उस समय भी हर किसान या हर उत्पादक की उसमें भागीदारी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी वो दूध ले जा करके दे रहा है उसका सबसे ज़्यादा उसको पैसा मुनाफा कैसे मिले। अब देखिए, अगर हम ये बोलें कि अगर किसान ही सिर्फ दूध बना करके और उसका प्रसंस्करण भी करने लगे और जो प्रसंस्करण करने वाले हैं वो दूध उत्पाद भी करने लगे, या जो प्रसंस्करण करने वाले हैं वो दूध को बेचने भी शुरू कर दें, तो तीनों अलग अलग इकाइयां हैं। एक है दूध उत्पादन, दूसरा है दूध का प्रसंस्करण और तीसरा है उसका बेचना, जो प्रस्तुत जो प्रोडक्ट है उनको बेचना कैसे है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह होती है कि जो भी दूध है उसका अगर सही पैसा किसान तक जाए तो तरीका है प्रोसेसिंग का। और प्रोसेसिंग करने के लिए आपको उसके सिर्फ प्रोसेसिंग ही नहीं, आप कैसे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बना सकते हैं। जी, वैल्यू एडिड आपने ये जिक्र किया, ये क्या है, कैसे इसको हमारे पशुपालक समझ सकते हैं? वैल्यू एडिड प्रोडक्ट इस तरीके से हैं कि आपने समझिए अगर दूध ले जाकर के दूध बेच दिया तो उसमें आप उतना मुनाफा नहीं कमा सकते, क्योंकि दूध ले गए और दूध बेच दिया। लेकिन जब उसके बाद अगर इसी दूध को फ्लेवर्ड मिल्क बना देते हैं, दूध का पनीर बना देते हैं, दूध का बटर बना देते हैं, या दूध के ऐसे प्रोडक्ट बना देते हैं जिनकी लंबे समय तक मांग रहे या आप लंबे समय तक उसको रख सकें, तो जो खरीदने वाला है, कंज्यूमर है, उसके लिए भी 12 महीने वो प्रोडक्ट अवेलेबल है और वो ये दूध जब उसको खरीदता है तो उसका ज़्यादा पैसा देने के लिए वो तैयार रहता है। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज ऑर्गेनाइज सेक्टर में, चाहे वो कोऑपरेटिव हो या प्राइवेट, जितना भी वो मुनाफा कमाते हैं वो वापस किसान को ले जाकर दे देते हैं। तो यही सबसे बड़ा एक प्रोसेसिंग का फायदा है कि जो पैसा वैल्यू एडिड तरीके से या प्रोसेसिंग से कमाया गया वो किसान तक पहुंच जाए। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर लोग किसान मिलकर के आपस में प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो छोटा सा काम है, वो है चिलिंग। अगर आप उसकी चिलिंग कर सकते हैं, बल्क मिल्क कूलर हैं जिसके लिए कि डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने बताया और शायद डॉक्टर बेनीवाल भी बताएंगे कि हमारी सरकार उसमें कैसे मदद करती है। उस दूध को अगर आप चिल कर लेते हैं तो चिलिंग करने का मतलब है कि आपने उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दी। क्वालिटी इंप्रूव करने का मतलब है कि वो दूध लंबे समय तक रह सकता है। जब ये दूध अच्छी क्वालिटी का होगा, लंबे समय तक रह सकेगा, तभी इसमें आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। यानी उसकी अवधि जो है हम उसको बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप उसको मिल्क को चिल कर देते हैं तो सबसे अच्छा कहता है कि दूध जल्दी खराब नहीं होता। जी, ये भी तो बचत है। जी बिल्कुल, डॉक्टर बेनीवाल डॉक्टर के बारे में चाहेंगे आप बताएं। कुछ जोड़ूंगा। जो हम इसकी प्रोसेसिंग की और वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं और किसान की आमदनी की बढ़ाने की बात, एक तो डेयरी के साथ एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसकी जो दुग्ध उत्पादन की कीमत है और जो कंज्यूमर को मिलता है उसकी तकरीबन 70% हिस्सा वो जो है दुग्ध उत्पादक को मिल जाता है। बाकी 30% बंट जाता है प्रोसेसर में और मिडलमैन में। बाकी तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं किसान की, चाहे वो आलू प्याज टमाटर कुछ भी हो, उसमें तो हो सकता है जो सेल प्राइस है, जो कंज्यूमर को जिस रेट पे बेचा जा रहा है उसका शायद उसको 10%, 5% या 15% इतना ही मिलता हो, यानी शुद्ध मुनाफा। हाँ बिल्कुल, इसमें ज्यादा है। दूसरी बात जो उसमें प्रोसेसिंग है वो इसमें वैल्यू ऐड करने के लिए है। वैल्यू वो चीज है जिसके लिए कंज्यूमर पैसा देने के लिए तैयार है। हम जितना ज्यादा प्रोसेस करेंगे उतना ही वैल्यू एडिशन होगा। डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने जैसे बताया कि भाई यहाँ गांव के स्तर पर भी छोटी चीज, ऑफ कोर्स हमारे किसान इतने समृद्ध नहीं है कि वो बड़े प्लांट लगा सकें, और ना उनके पास ऐसा कि वो जैसे बल्ला साहब बता रहे हैं कि सारे काम एक ही किसान कर ले, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। एक किसान गांव से अपना दूध लेके और वो एक बहुत छोटी यूनिट जो है एक कमरे के अंदर भी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकता है।
जी। यानी कि देखिए सबसे पहला जो वैल्यू एडिशन होगा वो तो चिलिंग का ही होगा नेचुरली, क्योंकि अगर आपने दूध को चिल नहीं किया, एम्बिएंट टेम्परेचर पर छोड़ दिया, तो उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो बढ़ती जाएगी, दूध खराब हो जाएगा। और एक बार वंस द मिल्क इज अनक्लीन इट कैन नॉट बी क्लीन्ड बाय एनी मैनर, इसको साफ नहीं किया जा, क्लीन नहीं किया जा सकता जी। तो आपने जो है उसको चिल किया और चिल करके बेच दिया किसी को, या आपने चिल करने के बाद उसमें से क्रीम सेपरेट की, उसका घी बनाया, बटर बनाया, उसको बेच दिया, और सेपरेटा मिल्क का उसमें कुछ थोड़ा आपने वैल्यू ऐड करके उसके फ्लेवर्ड मिल्क बना लिया जी। या जैसे बल्ला साहब बता रहे थे कि उसका जो है खोआ बना लो, तो इसके आगे आप जोड़ सकते हैं, और इसमें कोई बहुत लागत आने वाली बात नहीं लेकिन है। फिर भी कितनी एक लागत जो है इसमें आ सकती है अगर चिलिंग मेरे की हम ख्याल बात से करते हैं? यदि ये सारा काम करें तो एक 500 लीटर दूध यदि रोज हैंडल करे तो मेरे ख्याल से तो 5 लाख से ज्यादा कीमत जो है वो लागत नहीं आनी चाहिए उसमें, जी। कंस्ट्रक्शन को छोड़ के। उसकी जो जमीन या उसकी जो जगह होगी तो 4-5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं आएगी जी। उसमें जो है वो छोटा सा अपना जो है चिलर भी ले सकता है, उसको तुरंत चिल भी कर सकता है जी। उसको जो है पैक भी कर सकता है, और उसको जो है पेस्चुराइज भी कर सकता है अपनी किसी छोटे तरीके से, उसको LT मेथड से, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड से, बैच मेथड से गर्म करके उसको पेस्चुराइज भी कर सकता है। इस तरह का एक मेरे ख्याल से 5-1 लाख रुपए में वो काम अपना शुरू कर सकता है। जी बिल्कुल, आपने यहाँ जिक्र किया LT लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टाइम के लिए। अगर इसकी हम बात करते हैं लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ये किस तरह का एक फॉर्मूला है जिसको हमारे किसानों को कहीं इससे फायदा पहुंच सकता है? नहीं देखिए, वैसे तो ये बहुत पुराना तरीका है और ये छोटे स्तर का तरीका है, लेकिन ये है कि यदि गांव के स्तर पर इसको लगाया जा सकता है, ये सस्ता पड़ेगा आपको। इसके लिए दूध पेस्चुराइज हम इसलिए करते हैं कि उसके हानिकारक बैक्टीरिया मर जाएं। आपको जो भी बाजार में दूध मिलेगा इट इज एसेंशियली पेस्चुराइज, ये रिक्वायरमेंट है बाजार की जी। तो ये पेस्चुराइज ज्यादा मात्रा में हो तो HT मेथड, कंटिन्यूअस मेथड लगाया जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास दूध थोड़ा है, हम वो मशीन नहीं खरीद पाएंगे, तो हम इसको जो है स्टेनलेस स्टील के बर्तन लेके उसके चारों तरफ एक वैट बना के गर्म पानी का, तो उसके अंदर हम मैनेज कर सकते हैं अपना जो है दूध उसमें रख के उसको जो है गर्म कर सकते हैं, और उसको आधा घंटा यदि हम रख लेते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तो वो पेस्चुराइज हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो ये सस्ता तरीका है जी, एक सस्ता और आसान तरीका इसको हम मान सकते हैं। डॉक्टर रामेश्वर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, अगर इकाइयों की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से सहकारिताओं की जो मदद है या हमारी सरकार के जो प्रयास हैं वो फलीभूत होते आपको नजर आते हैं? और ऐसी कितनी इकाइयाँ, ना सिर्फ छोटी बल्कि बड़ी इकाइयाँ भी जो हैं लगभग कितनी हमारे देश में हो चुकी हैं? देश में डेयरी के लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की आवश्यकता है। जैसा बेनीवाल साहब ने और बल्ला साहब ने बताया कि मिल्क को चिलिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो दूध छोटे छोटे हमारे किसान भाई पैदा करते हैं और वो जगह जगह से दूध उठाना पड़ता है। अगर सुबह शाम दोनों समय आप दूध लेने जाएंगे तो आपका दूध का जो संग्रह करने का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आएगा जी। तो चिल्लर का एक काम ये भी है कि ये उसको संग्रहित कर देता है। बिल्कुल, आप सुबह का और शाम का दूध एक बार में इकट्ठा करके उसको ठंडा करके रखें, और चिल्लर आपके एफिशिएंट हैं जी, तो बल्क मिल्क कूलर या स्टोरेज यूनिट्स में आप उसको स्टोर कर लें, और एक रूट पे ट्रक केवल एक बार जाए जो इकट्ठा कर रहा है। विदेशों में 2 दिन या 3 दिन बाद भी कलेक्शन है, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और चिलिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी है और वातावरण भी ठंडा है जी। तो वो तीसरे दिन भी दूध लेके जाते हैं, तो एक रूट पे ट्रक बार बार नहीं भेजना पड़ता, तो इससे ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है जी। दूसरा, जो चिलिंग फैसिलिटी गांव में दे दी जाए, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास अपने चिलर हैं, तो वो एक बैच को प्रोसेस करने के लिए जो दूध चाहिए उसकी मात्रा इकट्ठी कर सकते हैं सुबह शाम और अगले दिन का मिला के इस तरह से, ताकि एक बैच उनका अच्छा बन जाए उसमें से जी। एक तरह में जो तय सीमा है उसके तहत दूध, हाँ, उसमें क्योंकि दूध का प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो उसको बैच इकट्ठा करके एक अच्छा बैच उसका बन जाए, तो उससे ये चिल्लर की जो भूमिका है ये बहुत अच्छी है जी। इसमें हमारे कई मॉडल आ रहे हैं इंडस्ट्री में, और किसान भाई या प्रोसेसर जो हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार ये इनका चुनाव कर सकते हैं। अभी मैं गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी लुधियाना भी गया था, उन्होंने एक चिल्लर विकसित किया है जो काफ़ी सस्ता है
तो इस तरह के मॉडल मैं देख रहा हूँ कि कई जगह देखने में मिल रहे हैं और इनको बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ जो हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट है, इसमें हमारे किसान परिवार जुड़े हुए हैं और बहुत इनकी संख्या बढ़ रही है। कुछ आंकड़े कहेंगे तो भल्ला साहब इससे जुड़े हुए हैं, मेरे आंकड़ा आंकड़ों को भी देंगे। हम यहाँ अपने कार्यक्रम में साझा करेंगे, बताएंगे हमारे किसानों को कितने ज़्यादा किसान परिवार जो हैं वो इससे लाभान्वित हो चुके हैं, यानी इससे जुड़ चुके हैं और इससे वाकई फ़ायदा मिल रहा है। इस वजह से लगातार ये जो आंकड़ा है किस तरीके से बढ़ रहा है और आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं हमें प्रसंस्करण के क्षेत्र में नजर आती हैं, जो कि जुड़ा हुआ है सीधा सीधा हमारे दुग्ध क्षेत्र से। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए विचार विमर्श। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। लगातार आज हम यहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं किस तरीके से प्रसंस्करण जो है वो दुग्ध क्षेत्र में एक और क्रांति ला सकता है, संभावनाएं किस तरह की हैं वो यहाँ अपने विशेषज्ञ समझाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर भल्ला, आपके पास मैं आना चाहूँगा। अभी तक हमने जाना किस तरीके से तकनीक जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है और ये नहीं कि सिर्फ एक बड़े स्तर पर बल्कि एक छोटे स्तर पर भी अगर समूह बनाया जाए तो हमारे जो पशुपालक हैं वो आगे बढ़ सकते हैं प्रसंस्करण की ओर। लेकिन खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि हमारे जो पशुपालक हैं थोड़ा सा डर उनके जहन में रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो दूध का भाव उन्हें मिलता है वो भी ना मिले अगर वो प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे जाते हैं, उत्पाद में कुछ कमी ना आ जाए। तो किस तरह के जो मानक हैं वो तय किए जाते हैं किसी भी इकाई के लिए? देखिए, ऐसा है कि मिथ्या भ्रम होता है कि अगर हम लोग जुड़ जाएंगे तो किसी चीज़ की कीमत कम हो जाएगी जी। ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज आप देखिए कोऑपरेटिव मूवमेंट के टाइम, इस समय अगर आप देखें तो लगभग आंकड़ों की बात करें तो 16 से 17 मिलियन फार्मर जो हैं, फार्मर का मतलब हुआ कि वो परिवार इस कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा लगभग उतने ही लोग आज प्राइवेट सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात जो ये हुई है, जो हमारे देश में एक सबसे बड़ी बात ये आई कि आपका दूध जितना भी उत्पाद आप करेंगे आपको बेचा और आपको मिल जाएगा उसका पैसा जी। जब ये चीज़ आई तो किसानों के मन में आया कि हम क्यों ना दूध का उत्पादन बढ़ाएं और ये धीरे धीरे प्रसंस्करण का काम चलता गया जी। एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हम ये सोचते हैं कि भाई अगर फार्मर अपने स्तर पे ले जा करके छोटी छोटी इकाई बनाए तो बड़ी अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, क्योंकि ये जब धीरे धीरे ये अब चीज़ें शुरू होंगी। अब जैसे जैसे देखिए डॉक्टर बेनीवाल ने बताया, अगर छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं 500 लीटर 600 लीटर, 500 लीटर का मतलब हुआ कि लगभग 50 किसान आपस में मिल जाएं, एक छोटे से गांव में चीज़ों को करें जी। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसे लगता है कि सरकार की ओर से भी इस तरह की चीज़ें को प्रोत्साहन मिल रहा है और प्राइवेट सेक्टर का भी ये प्रोत्साहन है कि दूध जो पैदा हो रहा है हम उसको खरीदें और सही दाम पर खरीदें। सही दाम का मतलब ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि दाम आपने उसका दूध का ले दिया कि इतने किलो का आपने उसको दूध दे दिया। हम कहते हैं कि दूध का मूल्य निर्धारित करने के लिए सिर्फ उसका पैसा ही नहीं है, आप वापस किसान को कैसे सर्विसेज देते हैं। अभी ये बात हुई थी कि जो हमारे यहाँ पशुधन है उसका उत्पादन बहुत कम है प्रति पशु। उसके लिए क्या है कि अभी आजकल देखिए बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ब्रीडिंग का काम हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि पशु को जो खाना मिलता है, अगर उसको सही खाना, चारा और अगर उसको सही पानी मिलता है, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उसके लिए, सही चारा, सही पानी और सही व्यवस्था। अगर आप एनिमल को धूप में बांध देते हैं, ठंडे में बांधते हैं तो उसका पशुधन कहाँ से आएगा? यानी प्रबंधन जो है बिल्कुल उसकी भी काफी यहाँ जरूरत तो है। जब आप ये प्रबंधन करते हैं तो हमारा जितने भी ये ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, ये उन सबका ये फर्ज बन जाता है कि वापस किसान को ये सब चीज़ें बताएं। आपने अपने किसान का किस समय पर आपको उसको ब्रीडिंग करनी है, किस तरीके से उसका प्रबंधन करना है, किस तरीके से आप उसको चारा खिलाना है, पानी देना है, सर्दियों में उसको किस तरीके से रखा जाए, गर्मियों में किस तरीके से रखा जाए। जब ये चीज़ें होती हैं तो तब दोनों का आपस में संबंध हो जाता है। ये सिर्फ ये प्रसंस्करण ही नहीं है, आपने उसके दूध का मूल्य किस तरीके से दिया, उसको पशुधन किस तरीके से रखा है वो बताया, तो आपस में जब ये संबंध हो जाता है और उसके बाद जब आप मिल्क की प्रोसेसिंग करते हैं, उस प्रोसेसिंग के करने के बाद जब अच्छे से अच्छे उत्पादन बनाते हैं, जो कंज्यूमर जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने को तैयार है, यानी मांग जिसकी मांग बनी हुई है। आज आप देखिए कि आज अगर आप देखेंगे पनीर बाजार में लेने जाएंगे
तो पनीर घर में आज बनाना बड़ा मुश्किल हो गया लोगों के लिए। तो कहते हैं भाई बना बनाया पनीर ले आएं। और तो और यहाँ तक है कि आप हलवाई की दुकान पे जाकर के रबड़ी खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। अभी यही मिठाइयाँ लॉन्ग लाइफ में इस तरीके से प्रोसेसिंग होने लगी हैं। पहले मिठाई हम बाजार से लेने जाया करते थे तो क्या हुआ, 5-10 दिन में खराब हो गई। अब आप देखिए हम ये नाम नहीं लेंगे कि कौन सी कंपनीज हैं, लेकिन अच्छी कंपनी आई हैं जो उनकी लाइफ को बढ़ा दिया, और जब ये प्रोडक्शन बढ़ गया, उसकी लाइफ बढ़ गई, तो किसान को ज्यादा पैसा, जी हाँ, तकनीक का सही इस्तेमाल करके आप किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सकते हैं। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम किसान जो हैं उनको मिल सकता है। और उसी लाभ की अगर बात की जाए, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, हमने देखा था बजट में भी किस तरीके से जो सरकार की गंभीरता है हमारे पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए, वो साफ तौर पर नजर आई थी। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑपरेशन फ्लड के टाइम पे काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल किया गया था प्रोसेसिंग का, वो अब पुराना होने लगा जी। और पुरानी मशीनों से जो है ना क्षमता गिरने लगती है, इसलिए रेनोवेशन है नए प्लांट्स का या पुराने प्लांट्स का, और नए प्लांट्स लगाना जी। इसके लिए सरकार ने 3 साल के लिए एक फंड डेवलप कर रहे हैं, 8,000 करोड़ का। इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट सरकार करने जा रही है जी। और इससे 500 लाख लीटर दूध प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोसेसिंग की कैपेसिटी हमारे यहाँ डेवलप होने जा रही है। बिल्कुल, तो इससे काफ़ी रोजगार भी सृजन होंगे और इससे दूध के जो मूल्य हैं उनको बढ़ाने, स्थिर रखने में या उचित मूल्य किसानों को दिलाने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। क्योंकि जो कोऑपरेटिव सेक्टर का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो निजी क्षेत्र में और कोऑपरेटिव क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, और जो मूल्य कोऑपरेटिव दे रहे हैं वो प्राइवेट उससे नीचे नहीं जा सकता जी, क्योंकि उनका कंपटीशन कोऑपरेटिव के साथ है जी। तो ये एक बहुत बड़ा भूमिका है जो हमारे कोऑपरेटिव या सहभागिता जो क्षेत्र है उसकी वजह से ये फलीभूत हो पाई है कि किसानों को प्राइवेट से भी बराबर अच्छा मूल्य मिल रहा है और कोऑपरेटिव से भी अच्छा मूल्य मिल रहा है। प्रतिस्पर्धा का तो ये जो पैसा सरकार लगा रही है ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इसके साथ साथ मैं एक और जिक्र करना चाहूँगा कि जो नेशनल डेयरी प्लान है उसमें ब्रीडिंग पे बहुत जोर है, नस्ल सुधार पे और फीड इम्प्रूवमेंट पे, वैक्सीनेशन पे, हेल्थ इम्प्रूवमेंट पे भी है। और उसके साथ साथ देसी गायों के संरक्षण को लेकर और बिल्कुल गोकुल मिशन है और बहुत सारी और स्कीमें, नकुल स्वास्थ्य कार्ड भी सरकार ने शुरू किए हैं जिसमें हर जानवर को भी हेल्थ कार्ड देने की बात आ रही है, टैगिंग की बात भी आ रही है। जो हमारी वैक्सीन्स हैं, चाहे फुट एंड माउथ डिजीज़ के लिए हो या ब्रुसेलोसिस का हो या गलघोंटू का हो, उनकी भी जो संख्या मात्रा है या उपलब्धता है उसको बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयत्नशील है और ज़्यादा से ज़्यादा जानवर वैक्सीनेट हों ताकि उनका जो हेल्थ कवरेज है वो ठीक हो जाए और इसी तरह अच्छे खुराक मिले, फीड मिले और अच्छे प्रजनन के लिए, बढ़िया ब्रीडिंग के लिए जो नस्ल सुधार की आवश्यकता है उसमें प्रोजनी टेस्टेड बुल्स की जो संख्या है उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि सिलेक्शन से भी हमारे जो खासतौर से जो देशी पशु हैं उनमें जो क्लाइमेट से रेजिलियंस जिसको हम कहते हैं कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में भी वो स्वस्थ रहते हैं और उत्पादन अच्छा देते हैं। तो हमारी गर्मियों में जो तापमान बढ़ता है कई क्षेत्रों में तो उसके लिए हमारे देशी जानवर जो हैं उनकी ही अगर हम नस्ल सुधार लें सिलेक्शन के द्वारा, क्रॉस ब्रीडिंग में अब ये दूसरी बात आ रही है कि तेजी से तो दूध बढ़ गया हमारा लेकिन क्रॉस ब्रेड जानवरों की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं और लॉन्ग टर्म में ये देखा जा रहा है कि अपने जो देशी नस्लें हैं अगर उनको हम आगे ले आते हैं और सिलेक्शन करके उन्हीं की क्षमता बढ़ा लें, अच्छे दूध उत्पादन के लिए उनको तैयार कर लें तो वो किसानों के लिए और देश के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, सबके लिए अधिक हितकारी होगा। बिल्कुल, काफ़ी लाभ देखिए इससे हमारे किसान जो है पशुपालक हैं उनको मिल सकता है। डॉक्टर बेनीवाल, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा डॉक्टर सिंह ने यहाँ जिक्र किया कि कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है, लेकिन फिर भी अगर डेयरी क्षेत्र की हम बात करते हैं वहीं से जो प्रसंस्करण का एक रास्ता निकल के आता है, लेकिन उस क्षेत्र के लिए भी किस तरह की चुनौतियाँ जो हैं आपको नज़र आती हैं? देखिए, चुनौती तो हमारा जो भारत का किसान है उसके सामने एक ही है, मूल्य की। अगर उसको आप किसी भी प्रोडक्ट का मूल्य मिल जाए तो वो उसको पैदा कर लेगा वो अच्छा जो है यानी बेहतर दाम जो है वो मिलना चाहिए, उसको बेहतर दाम मिल जाए और अब जो दूसरी तरह की चुनौती है कि जो ये इंडिविजुअल फार्मर हैं, छोटे छोटे, यानी कि किसान जो है एक सप्लीमेंट्री इनकम के लिए पशु रखता अपना, तो सप्लीमेंटेशन तो है ही,
लेकिन धीरे धीरे हमें अब बड़े फार्मों की तरफ भी जाना पड़ेगा, जी। क्योंकि इससे दूध की क्वालिटी भी सुधरेगी और टोटली ये इसके नए आयाम खुलेंगे जो मिल्क प्रोसेसिंग के हैं। अब जी। बहुत से फार्म ऐसे, आज से 40 साल पहले हमने तो कोई फार्म नहीं देखा था शायद जिसमें कि 500 पशु होंगे। आज जो है कितने आपको फार्म मिल जाएंगे इस तरह के, जिसमें बड़े बड़े जो है फार्म होंगे जिसमें ज्यादा पशु बिल्कुल, काफी संख्या जो है नजर हाँ आती है। बिल्कुल, एक तो संख्या की है, दूसरी चारे की भी दिक्कत है। हमारे देश का सिर्फ 4% हिस्सा जो है वो चारे के लिए, जो कल्टीवेबल लैंड है जी। उसमें सिर्फ 4% हिस्सा है जिसमें कि चारा उगाया जाता है। उसमें भी राजस्थान के वो हिस्से शामिल हैं जहां नेचुरल घास होती है। तो चारे की बड़ी दिक्कत है। इसके लिए हमें हाइड्रोपोनिक्स की या दूसरे अल्टरनेट खोजने की जरूरत है और सरकार इसके लिए कर रही है। बिल्कुल, लेकिन एक पशुपालक के लिए काफी बड़ी चुनौती ये शायद हो सकती है, इस तरह की जो तकनीक है अगर वो इनका इस्तेमाल करें। नहीं, पशुपालक को इस तरह की कोऑपरेटिव स्तर पर ही इस तरह की तकनीक जो है इस्तेमाल करके उसका काम चल सकता है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि 1000 लीटर का जो है बल्क मिल्क कूलर वहां लग सकता है जी। तो फार्मर उस गांव के दूध को सीधा मिल्क प्लांट की तरफ भेजने की बजाय उसको वहीं प्रोसेस करे और वैल्यू एडिशन करे और उसके बाद जो है वो आगे कंज्यूमर को सीधा भी बेच सकता है। इस तरह से उसको ज्यादा लाभ और मिल सकता है। बिल्कुल, वाकई ना सिर्फ समय बचेगा बल्कि इससे लागत भी जो है वो हमारे किसान पशुपालकों की बच सकेगी। डॉक्टर भल्ला, आखिर में आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि समय हो चला है, लगातार आप जानकारी हमें दे रहे हैं लेकिन समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है। आपकी टिप्पणी हम लेना चाहेंगे, अगर और किस तरह की संभावनाएं आपको फिलहाल नज़र आती हैं खासतौर से हमारे देश में? देखिए, जो अभी जिस तरह से इस बार बजट में पैसा रखा गया है उसी तरह से ये भी कहा गया है कि ऋण सुविधाएं किसान को दी जाएं जी। तो उसमें अभी, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता हूं उसमें मैंने ये पहली बार देखा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सौजन्य से लगभग हमारी कोशिश है कि 4000 करोड़ रुपया जो है हम सुविधाएं ऋण की देंगे, जो कि कम से कम उसका ब्याज लिया जाएगा उनसे और उनको ये पशुधन खरीदने के लिए पैसा मिल सकता है। इसी तरह से तकनीकी जानकारियां देने के लिए वो अपने स्तर पे कुछ मोबाइल या कुछ इस तरह के गैजेट्स खरीदना चाहें या तेजी से दूध लाने के लिए अपने लिए कुछ मोटरसाइकिल वगैरह खरीदना चाहें, तो ये क्योंकि प्रधानमंत्री योजना में ये चीज बात आई थी कि किस तरीके से बैंक कम से कम किस्तों पे, कम से कम ऋण पे जो है उसको मुहैया कराया जाए। इसी तरह की चीजें दूसरी जगह में भी विस्तार से किया जा सकता है। एक बात मैं आखिर में और जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम छोटी छोटी कंपनियों की बात करते हैं, एक कंसेप्ट आया था प्रोड्यूसर कंपनी का, और प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब यह है कि किसान खुद अपने मिल करके जो आप उसका जो दूध उत्पादन करते हैं उसके लिए किस तरीके से आप अपना संस्करण स्थापित करें, किस तरीके से मार्केटिंग स्थापित करें, किस तरीके से अपने चारे की फैक्ट्री स्थापित करें। तो ये सब धीरे 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 आगे हमारा देश जो है बढ़ोतरी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और हर आदमी इस चीज के लिए काम कर रहा है कि किसान को उसके दूध का सबसे अधिक मूल्य किस तरीके से दिया जा सके। बिल्कुल, हर एक आदमी, जैसा आपने जिक्र किया, खासतौर से अगर इसमें बात की जाए, ना सिर्फ हमारी सरकार बल्कि तमाम जो हमारे विशेषज्ञ हैं, लगातार कोशिश यही की जा रही है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके, खासतौर से जो पशुपालक हैं उनको भी ज़्यादा मुनाफा मिले। यहाँ डॉक्टर रामेश्वर सिंह, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं आपको नज़र आती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है वो जुड़ सके? चुनौतियाँ यहाँ डॉक्टर बेनीवाल हमें बता चुके हैं, डॉक्टर भल्ला ने हमें बताया किस तरह के और संभावनाएँ हैं जहाँ पर हमारे किसान रुक कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है किस तरह की स्थितियाँ और वहाँ पर हमारे जो किसान हैं, पशुपालक हैं, वो कितने सक्षम हो सकते हैं? हमारे जो दूध का उत्पादन है उसमें कुछ चैलेंजेस का जिक्र किया डॉक्टर बेनीवाल जी ने बताया और चारे की समस्या पे ध्यान दिलाया जी। उसमें मैं देख रहा हूँ कि किसान भाई अब साइलेज मेकिंग में काफ़ी आगे आ रहे हैं। जैसे जैसे बड़े पशु फार्म आने शुरू हुए हैं, डेयरी फार्म बनने शुरू हुए हैं जी, वहाँ लोगों ने हरा चारा तैयार किया, उसको काटा और उसका साइलेज बना के रख लिया ताकि जैसे गर्मी के समय में या ऐसे टाइम पे जब चारे की कमी के समय में उसका उपयोग कर सकें। ये छोटी छोटी इंटरवेंशन है। सिर्फ दूध का ही प्रसंस्करण बिल्कुल, उसके जो चारे का भी प्रसंस्करण करना कर सकते हैं और कर रहे हैं, लोग जुड़ने लगे। पहले हम देखते थे कि साइलेज किताबों में ही पढ़ाया जाता था, कहीं देखने को नहीं मिलता था किसान के यहाँ। अब कई जगह जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो बड़े रेगुलर तरीके से बढ़िया किस्म का साइलेज तैयार कर रहे हैं जी। इसी तरह जो जानकारियां हैं फीड के बारे में, क्योंकि दूध की कीमत का 80% जो खर्चा है वो फीड से ही निकलता है जी। तो फीड अगर महंगा मिलेगा, आहार ज़्यादा महंगा होगा तो दूध के उत्पादन में उनको बचत कम होगी किसानों को।
तो कैसे हम अपने कृषि उत्पादों का उपयोग करें जो हमारे पास घर में उपलब्ध हैं या बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी है, पोषण तत्व खूब हैं, लेकिन रेट उनका कम है। तो ये सिलेक्शन के लिए काफ़ी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ICR के, वो इस तरह की एडवाइजरी देते हैं और राशन फार्मूलेशन के जो कुछ उन्होंने ऐप्स भी तैयार किए हैं जो मोबाइल पे भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। जैसे हमारा बेंगलोर में इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, यानी अलग-अलग माध्यम जो है उनका चयन किया जाए। हाँ, उनसे जो है ना खुद बैलेंस राशन बना सकते हैं किसान भाई, और वो कीमत भी बता देता है कि ये इसकी कीमत ये चल रही है, तो इसमें आपको सबसे लाभकारी या कम कीमत का पूर्ण आहार वो कैसे बनाएंगे। जी। इसी तरह जो कमी थी फील्ड में AI सर्विस देने वालों की या प्राइमरी हेल्थ सर्विस देने वालों की या वेटनरी डॉक्टर्स की, उसकी तरफ भी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है और उन्होंने सीटें बढ़ाई हैं रिसेंटली। यानी तमाम पहलुओं को कोशिश की जा रही है। मैन पावर जो रिक्वायर्ड है इस काम के लिए, देखिए हमें डॉक्टर भी चाहिए, हमें प्रोसेसिंग करने वाले डेयरी ग्रेजुएट्स भी चाहिए जी, और दूसरे प्रोफेशनल भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए प्लांट्स की मेंटेनेंस के लिए। बिल्कुल। तो ये तीनों स्तर पे काम हो रहे हैं और वैकल्पिक ऊर्जा का इस्तेमाल भी हो रहा है। बिल्कुल। इसके साथ डॉक्टर बेनीवाल आपसे भी हम टिप्पणी लेना चाहेंगे, क्योंकि अगर बात हम करते हैं प्रसंस्करण, उसके साथ साथ मूल्य संवर्धन, कैसे यहाँ तमाम संभावनाएं नजर आती हैं और हमारे जो किसान हैं वो इसकी और अग्रसर हो सकते हैं। देखिए, इसको नटशेल में बताएं तो पहले तो अपने हर्ड का मैनेजमेंट जो है ठीक करें, और उसमें 4 पॉइंट बड़े शॉर्ट में कहते हैं: ब्रीडिंग, फीडिंग, वीडिंग, हीडिंग। यानी कि टाइम पे ब्रीडिंग करें, अच्छी ब्रीडिंग करें, फीडिंग जो है सस्ती करें। अभी जो बात की थी हमने, न्यूट्रिएंट सारे हों लेकिन वो जो है सस्ते कंप्यूट करें। उसके बाद है वीडिंग, जो उसमें बेकार पशु हैं अपने हर्ड में से उनको निकाल दें, और हीडिंग, उनका ध्यान अच्छे से रखें। उसके बाद जहाँ तक प्रोसेसिंग की बात है, क्लीन मिल्क प्रोड्यूस करें, बिल्कुल सफाई से सारे उनको जो है वॉश करें और क्लीन मिल्क प्रोड्यूस करें, तुरंत उसको ठंडा कर दें और आगे प्रोसेसिंग करें और अच्छा मार्केट ढूंढें। बिल्कुल, बेहतर मार्केट मिल सके, तमाम वो पहलू जिन पर गौर करना हमारे किसानों के लिए बेहद ज़रूरी है, और आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज दी हमारे किसानों के लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे जो दर्शक हैं और बेहतर ढंग से जान पाए होंगे कि किस तरीके से प्रसंस्करण में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ना सिर्फ दूध उत्पादन जो क्षेत्र है वो कोई छोटा क्षेत्र नहीं, बल्कि उसमें और भी संभावनाएं मौजूद हैं। और आने वाले समय में हमने जैसा आपको बताया कि अलग अलग जो माध्यम है, सरकार की कोशिश लगातार जा रही है, उसके साथ साथ सहकारिताएँ जो हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। हमारे किसान समूह हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, बल्कि वो तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जिससे ना सिर्फ किसान बल्कि जो हमारे पशुपालक हैं, जिनके पास अगर 1 पशु है, 2 पशु है या उससे ज़्यादा पशु हैं, जिनके पास डेयरी भी है, वो भी एक उनका समावेश हो, जिसके ज़रिए हर किसी को मुनाफा मिल सके और उनकी आमदनी दुगनी हो सके। फिलहाल के लिए आज विचार विमर्श में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।